रात को 11 बज रहे थे। सुबोध जवेरी की गाड़ी तेज स्पीड में भागी जा रही थी। उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक उन्हें चक्कर आया। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और तभी आंखों के सामने अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि वो गाड़ी संभाल नहीं पा रहे। गाड़ी, लोगों ने देखा कि गाड़ी लहरा रही है यहां वहां और सामने से आ रही एक गाड़ी के साथ टक्कर हुई। दूसरी तरफ घर में उनकी पत्नी साधना उनका इंतजार कर रही थी। 9 बजे आने वाले थे और 11 बज चुके थे। साधना को इंतजार था कि अभी घर की डोरबेल बजेगी, लेकिन घर की डोरबेल नहीं बजी। बजी तो फोन की घंटी, और फोन की घंटी पर जो खबर उसे मिली, उस खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ी। दोस्तों, मैं हूं पारस जायसवाल और मैं अपनी ही लिखी वो कहानियां लेकर आया हूं जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी का टाइटल है बर्थडे केक या बुलावा मौत का। दोस्तों, सुबोध जवेरी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, क्या वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट ही था या कोई गहरी साजिश, कोई बहुत बड़ी साजिश जो उन्हें मारने के लिए रची गई थी? धीरे धीरे कहानी में ये बात आपके समझ में आएगी कि साजिशें किस हद तक रची जाती है। आदमी जितना बड़ा हो, साजिश उतनी ही गहरी हो। सुबोध जवेरी भी सूरत के एक नामचीन आदमी थे। घोड़ दौर मार्केट में उनकी ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी शोरूम थी जिसे वो अकेले ही संभालते थे। घर में उनकी पत्नी साधना, एक छोटा बेटा और उसके दूर के करीब के रिश्तेदार भी उसके काम में शामिल थे। सबको उसने अपने साथ जोड़ कर रखा हुआ था। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लोगों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर जयंत पंड्या इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से बात किया कि एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं हुआ है जिसमें कि मौत के बारे में सोचा जा सके, और जख्म भी इतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर कहता है कि मेरा भी यही सोचना है, इनकी मौत तो हो चुकी है, ये तय है, लेकिन एक्सीडेंट से हुआ या किसी और वजह से ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह घायल नहीं है। और इनके होठों पर जो नीलापन है, इस नीलापन को देख के शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोई विषैला पदार्थ दिया गया हो। और इंस्पेक्टर इस बात से चौंकता है। वह गाड़ी के बारे में पता करता है। गाड़ी तब तक गैरेज में पहुंचा ही जा चुकी है। इंस्पेक्टर गैरेज की तरफ जाने के लिए निकलता है। उधर हॉस्पिटल में सुबोध की बीवी साधना अपने भाई के साथ पहुंचती है। उसका बेटा कहीं बाहर रहकर पढ़ रहा था। साधना का भाई अनिकेत सोनी उसके साथ था। वह भी सुबोध जवेरी के साथ ही काम करता था। सुबोध जवेरी शोरूम का काम संभालते थे और उनकी जो फैक्ट्री थी, सोने के गहने बनाने वाली फैक्ट्री, ज्वेलरी की फैक्ट्री, जहां तमाम कारीगर काम करते थे, उस फैक्ट्री का सारा काम अनिकेत सोनी ही देखता था। अनिकेत सोनी अपने जीजा की लाश देखता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। बहन की हालत तो, साधना की हालत तो इस कदर खराब हो जाती है कि तुरंत उसे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाना पड़ता है। उसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। वो बुरी तरह सदमे की हालत में है और बार बार बेहोश हो रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरह की बात सामने आएगी। और इंस्पेक्टर गैरेज में गाड़ी के पास पहुंचता है। गाड़ी को वापस खोलता है, गाड़ी के अंदर तलाशी लेना शुरू करता है और गाड़ी के अंदर सामने डेस्क पर ही एक पेपर के प्लेट में एक केक का टुकड़ा रखा हुआ है जिसमें आधा खाया गया है। यह देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इस केक के टुकड़े को वो गाड़ी चलाते चलाते सुबोध जवेरी ने खाया होगा और खाने के बाद आधा केक वैसे ही रख दिया और आधा केक खाने का शायद उसे मौका ही नहीं मिला, उससे पहले यह हादसा हो गया। अब इंस्पेक्टर को वो केक देखकर शक होता है कि आखिर केक किसी ने इसको पेपर में ला के दिया, पेपर के प्लेट में ला कर दिया, गाड़ी में क्यों रखा हुआ है। इंस्पेक्टर तुरंत उस केक को सील करता है और फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजता है। इंस्पेक्टर फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर से बात करता है, उनकी बीवी से बात करता है। बीवी से पूछता है कि क्या इनके कोई दुश्मन भी थे, और पत्नी कहती है कि दुश्मन तो कोई भी नहीं था। उनका साला अनिकेत कहता है कि दुश्मन कई छुपे भी तो हो सकते हैं।
3 महीने पहले सुबोध जवेरी ने अपने पार्टनर को अपने बिजनेस से अलग किया था। गौतम राज उनका नाम था, जो 30% के पार्टनर थे ज्वेलरी शोरूम में। दोनों के बीच खटपट हुई और इन्होंने गौतम राज को अपने पार्टनरशिप से अलग कर दिया था और तब से गौतम राज नाराज है। उसके अलावा और पता नहीं कौन कौन से दुश्मन होंगे इनके। लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और साथ में स्पेशल नोट लगाकर भेजता है कि तुरंत 4 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि मौत किसी गहरे चोट या जख्म, इनके घायल होने की वजह से नहीं हुई है। मौत के पीछे कारण कुछ और है। ऐसा लगता है कि इनको कोई विषैला पदार्थ दिया गया है, ये कोई विषैला पदार्थ खाए हुए थे जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि तुरंत इनका दूसरा टेस्ट कराया जाए। अब इंस्पेक्टर और भी उलझ कर रह जाता है। उसकी समझ में यह बात आने लगी है कि ये कत्ल है। उसने केक को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज ही दिया है। दूसरे दिन साधना के पास पहुंचता है और साधना से पूछताछ शुरू करता है कि वो कहां से आ रहे थे, कहां गए थे। और साधना बताती है कि उसी दिन वो दिल्ली गए थे सुबह, किसी बड़े व्यापारी से मिलने की बात थी। वो उससे मिलकर लौट रहे थे। उनकी फ्लाइट तो 8 बजे ही लैंड कर चुकी थी और उन्होंने एयरपोर्ट से फोन करके कहा भी था कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। मतलब 9 बजे तक वो घर पहुंचने वाले थे। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। मैंने सोचा आ जाएंगे और कभी आधे घंटे ट्रैफिक की वजह से कभी देर होती भी रहती है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 11 बज गए तो मुझे लगने लगा कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। और फिर मेरे पास जो फोन आया उसने उनके घायल होने की, उनके एक्सीडेंट की खबर दी। अब इंस्पेक्टर कहता है कि 9 बजे वो यहां पहुंचने वाले थे। अगर 8 बजे उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी तो फिर उन्हें 9 बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। आखिर 2 घंटे वो कहां रहे, किसके पास? अब इंस्पेक्टर के पास इस बात को जानने के लिए कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि लोकेशन को निकलवाता है। उनके मोबाइल का लास्ट कॉल निकलवाता है, उनके मोबाइल का लोकेशन निकलवाता है और जब लोकेशन अच्छी तरह चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो एयरपोर्ट उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी। वो फ्लाइट से बाहर निकलने के साथ ही अपना मोबाइल ऑन कर लिए थे और वहां से निकलने के बाद वो आधे रास्ते में आकर एक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गए थे जिसका नाम है जवार फाटा। वो एक सुनसान एरिया है जहां कुछ बंगले बने हुए हैं और वो बंगले प्राइवेट पार्टियों के लिए किराए पर दिए जाते हैं। प्राइवेट पार्टियों के लिए किराए पर दिए जाते हैं, इसीलिए वहां कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर जब सुबोध जवेरी के लोकेशन के बारे में अच्छी तरह चेक करना शुरू करता है तो उसे पता लगता है कि वो उसी रास्ते पे निकल के जवार फाटा गए थे। अब जवार फाटा में कहां गए थे? वहां एक बंगला है, बंगला नंबर 17। जिस बंगले तक पहुंचने का पता लग रहा है और वहां 15 मिनट रुक कर वो वहां से निकले थे, तो बाकी के पौने 2 घंटे वहां तक पहुंचने और वहां से निकल यहां पहुंचने में लगा था। अब इंस्पेक्टर ने सोचा कि ये घर पहुंचने के बजाय अचानक जवार फाटा की तरफ क्यों चले गए? क्या वहां कोई प्राइवेट पार्टी चल रही थी? किसी ने प्राइवेट पार्टी के लिए इनको बुलाया था जहां ये सिर्फ 15 मिनट रुके और वहां से वापस लौटे? अब सवाल यह भी था कि प्राइवेट पार्टी में ड्रिंक, दारू, नशे की बात होती है, वहां कोई केक नहीं होता। इनके गाड़ी में मिला केक कुछ और ही इशारा कर रहा था। सुबोध जवेरी के मोबाइल का आखिरी कॉल चेक करता है। आखिरी कॉल एक अननोन नंबर से आया है, अनजान नंबर से। उस नंबर के बारे में इंस्पेक्टर पता करता है तो पता लगता है कि वो नंबर 1 दिन पहले ही चालू किया गया था और आज बंद है। इंस्पेक्टर वापस जवार फाटा एरिया में पहुंचता, वहां बंगला नंबर 17 पर पहुंचकर पूछताछ करता है कल शाम इस बंगले पर कौन कौन लोग थे, किसकी पार्टी चल रही थी, कौन सी प्राइवेट पार्टी थी, क्या था। बंगला नंबर 17 का जो केयर टेकर है वह इंस्पेक्टर को बताता है कल शाम को 6 बजे के आसपास एक बुर्के में महिला हमारे पास आई थी जिन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करना चाहती है। तो हमने बंगला तो बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए ही रखा हुआ है, तो बर्थडे पार्टी के लिए मैंने उन्हें बंगला दे दिया। 15,000 रुपए उन्होंने कैश मुझे दिए थे।
अब इंस्पेक्टर पूछता है कि उनका चेहरा, बोलता है बुर्का पहनी हुई थी। बोले आखिर बर्थडे में कुछ और लोग भी तो आए होंगे। इंस्पेक्टर पूछता है कि बर्थडे में यहाँ और भी लोग आए होंगे, कौन कौन आया था? वह केयर टेकर बताता है कि मैं पैसे लेने के बाद यहाँ से अपने किसी काम के लिए चला गया था और रात को जब 2 बजे वहां से लौटा हूं तो बंगला खाली पड़ा था, यहाँ तो कोई था ही नहीं। बोले बंगला ऐसे ही छोड़ के जा सकते हो तुम? ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो? बोले हाँ, लोग पार्टियां कर रहे होते हैं, रात को देर तक पार्टियां करते हैं, फिर मैं लौटता हूं, लेकिन यहाँ तो कोई था ही नहीं। इंस्पेक्टर कहता है कि एक आदमी यहाँ आया था, इस गाड़ी नंबर वाला, उसके बारे में कैसे पता लगेगा? कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ साहब। बोले तुमने उसका नंबर लिया होगा जिसने बंगला बुक किया था। वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि साहब, जो लोग प्राइवेट पार्टी वगैरह के लिए बंगले बुक करते हैं वो सही नंबर देना कब चाहते हैं? तो जो भी है, मेरे पास तो बस इतनी ही जानकारी है। वहां से इंस्पेक्टर को कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि किसकी पार्टी थी, कौन बर्थडे मनाना चाहता था और उस पार्टी में क्या हुआ था, उस पार्टी में कौन आया था। केयर टेकर की नजर में सिर्फ एक बुर्के वाली आई थी और उसके बाद बंगला खाली मिला था। तो फिर किसका बर्थडे था? किसने बर्थडे के बहाने सुबोध जवेरी को अपने यहां बुलाया था उस बंगले में? बंगला नंबर 17 पे केक की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और उसमें यह बात साफ समझ में आ जाता है कि उस केक में दरअसल पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था और वो भी अच्छी बड़ी खुराक में, जिसका एक टुकड़ा खाते ही सुबोध जवेरी के ऊपर असर हुआ और उन्हें चक्कर आया। उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा हो गया। पोटेशियम साइनाइड इस तरह असर करता है कि सबसे पहले हार्ट और दिमाग का ऑक्सीजन रोक देता है, दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचने ही नहीं देता और आदमी मूर्छित हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत होती है। तुरंत हार्ट पे असर होता है और पोटेशियम साइनाइड ने अपना असर दिखाया। सुबोध गाड़ी नहीं संभाल सके और एक्सीडेंट हुआ। अब इंस्पेक्टर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि केक में जहर किसने दिया? बर्थडे के बहाने उन्हें बंगला नंबर 17 में बुलाया गया और शायद गाड़ी में बैठते वक्त उन्हें पेपर के प्लेट में लाकर वो केक दिया गया होगा ताकि वो रास्ते में खाएं, रास्ते में वो केक अपना असर दिखाए और एक्सीडेंट हो, ताकि पुलिस और सारे लोग ये समझे कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, जबकि उनको मारने की ये बहुत ही बड़ी गहरी साजिश थी। सवाल यह है कि साजिश के पीछे कौन था? इस साजिश के पीछे सुबोध जवेरी के आसपास लोगों के बारे में इंक्वायरी करना शुरू करता है तो उसे पता लगता है कि जो गौतम राज उसके पार्टनर हुआ करते थे, जिन्हें 3 महीने पहले ही सुबोध जवेरी ने पार्टनरशिप से अलग किया है, वो सुबोध की पत्नी साधना के कॉलेज के फ्रेंड हैं, कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। इंस्पेक्टर का माथा इस बात पे खनकता है। उसके बाद सुबोध के बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश में इंस्पेक्टर को यह भी पता लगता है कि प्रिया नाम की एक महिला भी, जो उसी शोरूम में अकाउंटेंट का काम देखती थी, उसके साथ सुबोध जवेरी बहुत ही घुले मिले हुए थे और 15 दिन पहले ही उसे भी वहां से निकाला गया था। कुछ गड़बड़ियां पाई गई जिसकी वजह से प्रिया को शोरूम से निकाल दिया गया था। साजिश बहुत गहरी थी और एक इतने बड़े आदमी का कत्ल हुआ था। सुबोध जवेरी के कत्ल के मामले को मीडिया भी जोरदार तरीके से उठा रही है, अखबारों में भी छप रहा है और इंस्पेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं है जो इस साजिश तक पहुंच सके। और अचानक उसे एक रास्ता सूझता है। क्या था वो रास्ता? कौन था इस साजिश का रचयिता? सुबोध जवेरी के मौत के पीछे किसका हाथ था? ये देखते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और यकीन मानिए कि वो इस कहानी का अगला एपिसोड भी आपको हैरान करेगा, परेशान करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा जब ये राज खुलने शुरू होंगे। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।